सर्वेभ्यो नमो नमः। लघु सिद्धांत कौमुदी के तत्पुरुष समास प्रकरण में हम गति तत्पुरुष समास देख रहे हैं। गति ये एक संज्ञा है। किसे गति संज्ञा दी जाती है तो उसके लिए दो सूत्र है। एक है उर्यादिच विडाचश्च, इनको गति संज्ञा दी जाएगी, और दूसरा है 22 उपसर्ग जो है, जो 22 हमारे प्रादि है, उनको भी गति संज्ञा दी जाती है। गतिश्च ऐसे एक सूत्र है। इस गतिश्च सूत्र से 22 उपसर्गों को यानी 22 प्रादियों को गति संज्ञा दी जाती है। तो ये 22 उपसर्ग भी प्रादि है और उर्यादिच विडाचश्च ये भी गति संज्ञा है। तो सबसे पहले हम उर्यादिच विडाचश्च ये सूत्र देखेंगे। उरी आदि च्वी डाचह च, क्रियायोगे और गति ही ये दो शब्दों की अनुवृत्ति लाएंगे तो हमारी काशिका वृत्ति होगी। उर्यादि गण शब्दाः, च्वी प्रत्ययांत शब्दाः तथा डाच प्रत्ययांत शब्दाः क्रियायोगे निपात संज्ञकाः गति संज्ञकाः च भवन्ति। गणपाठ में जो उर्यादि गण है उसके सारे शब्द च्वी प्रत्ययांत शब्द और डाच प्रत्ययांत शब्दों की गति संज्ञा होती है। तो सबसे पहले हम उर्यादि शब्दों को देखेंगे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है कि 22 उपसर्ग जो 22 प्रादि हमने देखे उनको भी गति संज्ञा दी जाती है। और यहाँ पे एक और नई चीज़ है कि 22 उपसर्ग लग के जो हमारे लेबंत अव्यय तैयार होते हैं ये भी एक प्रकार का गति समास ही है, ये भी एक प्रकार का प्रादि समास ही है, क्योंकि उसके पीछे भी प्रादि है और ये एक लेबंत अव्यय है, तो उनको भी हम गति संज्ञा देंगे। और तो हमारा लेबंत अव्यय ये भी एक गति समास होता है, ये यहाँ पे हमें पता चला। अभी ये लेबंत अव्यय कैसे होता है तो उसके लिए एक सूत्र हम देखेंगे। समासे अनय पूर्वे त्वो लेप, समास में नई समास नहीं होगा तो त्वांत अव्यय को लेबंत अव्यय में कन्वर्ट करना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखा हमने कि प्रादि जो है कृत्वा नाम का एक त्वांत था, उसे उसके पहले प्र नाम का अगर प्रादि लगा यानी हमारा गति संज्ञक लगा तो ये प्रकृत्य यानी कृत्वा का कृत्य हो जाता है, यानी यहाँ पे त्वांत अव्यय लेबंत अव्यय में परिवर्तित होता है। तो मूलतः ये त्वांत था लेकिन उसका लेबंत हो गया, तो उसे भी हम गति समास कहेंगे, क्योंकि 22 उपसर्गों को भी हमने गति संज्ञा दी है। वो प्रादि तो है लेकिन साथ में वो गति भी है, तो उसे हम गति संज्ञा कहेंगे। लेकिन यहाँ पे बोला है अनय पूर्व, यानी नए तत्पुरुष समास नहीं होना चाहिए। जैसे कि कृत्वा ये त्वांत अव्यय है, उसका नए तत्पुरुष समास है अकृत्वा। यहाँ पे अकृत्य ऐसे लेबंत नहीं होगा, क्योंकि सूत्र में ही कहा है अनय पूर्वे, नए तत्पुरुष नहीं होना चाहिए, तभी त्वांत का लेबंत होता है। जैसे प्रकृत्वा का प्रकृत्य हो गया है, उसका अर्थ है प्रकर्षेण कृत्वा। तो ये हमने लेबंत अव्यय के बारे में जाना कि 22 उपसर्गों में से कोई भी उपसर्ग अगर त्वांत अव्यय के आगे लगेंगे तो वो एक प्रकार का गति समास है और उससे ही लेबंत अव्यय तैयार होते हैं। सिर्फ एक ही कंडीशन है, वो नए तत्पुरुष नहीं होना चाहिए। अभी बाकी तीन बचे उरी, च्वी और डाच। तो ये सूत्र में हम देखेंगे कि उर्यादि च्विडाचश्च सूत्र क्या कहता है। तो उरी एक गण है। उरी गण में ऐसे कुछ शब्द आते हैं, उन सारे शब्दों की पाणिनि जी ने गति संज्ञा की हुई है। जैसे उरी, उररी, ऐसे कुछ सूत्र हैं, ऐसे कुछ शब्द हैं। उसी तरह से च्वी प्रत्यय ये होता है कोई भी चीज़ जो जैसे नहीं थी वो वैसे हो गई, जी गोष्ट जशी नव्हती तशी झाली, इस अर्थ में च्वी प्रत्यय होता है। जैसे कि मुझे कोई बात स्पष्ट नहीं थी, अस्पष्ट थी, अभी शिक्षकों ने वो स्पष्टीकरण दिया, यानी अस्पष्ट बातों को स्पष्ट करके बताया, उसको हम कहते हैं स्पष्टीकरण। तो यहाँ पे जो स्पष्टी में स्पष्ट के आगे ये जो ई लगा हुआ है ना, तो वो है च्वी प्रत्यय। वो च्वी प्रत्यय में दीर्घ ई या दीर्घ ऊ होता है, और जो चीज़ स्पष्ट नहीं थी उसको स्पष्ट कर दिया यानी स्पष्टीकरण किया। तो ये
इस अर्थ में च्वी प्रत्यय होता है। और इसी वजह से सूत्र है अभूत तद्भावे क्रू भू अस्ति योगे संपद्य कर्तरी च्वी ही। अभूत तद्भावे संपद्य कर्तरी, जो चीज़ अभूत थी, जो चीज़ वैसे नहीं थी, उसको तद्भावे संपद्य, उसको उस चीज़ में करने के लिए, वैसा अर्थ लाने के लिए, जो चीज़ जैसे नहीं थी वैसे हो गई, उस अर्थ में क्रू भू और अस धातु को च्वी प्रत्यय लगते हैं। अभी क्रू भू अस धातु के कोई भी रूप यहाँ पे चलेंगे, वो लकारों के चलेंगे, वो धातु साधित चलेंगे, किसी भी प्रकार के रूप क्रू भू और अस्ति अस धातु के हमें चाहिए। और उसके पहले कोई भी एक विशेषण चाहिए, उस विशेषण को हम च्वी प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा दीर्घ इकारांत या कभी कभी दीर्घ उकारांत रूप तैयार होंगे। जैसे कि स्पष्ट का स्पष्टी, प्रकट का प्रकटी, शुक्ल का शुक्ली, धवल का धवली और लघु का लघु, ये च्वी प्रत्ययांत रूप है। और उसके आगे क्रू भू और अस धातु के अलग अलग लकार और अलग अलग धातु साधितों के रूप है। तो इस तरह से च्वी प्रत्यय है। तो इन च्वी प्रत्ययों को भी हम क्या कहेंगे, गति समास कहेंगे। और तीसरा है डाच प्रत्यय। डाच प्रत्यय होता है कोई भी चीज़ जब दो बार रिपीट होती है, जैसे कोई ध्वनि होगी, कोई साउंड होगा, उसको जैसे पट पट झट झट, तो इस अर्थ में डाच प्रत्यय होता है। तो उसके लिए भी सूत्र यहाँ पे दिया है, अव्यक्तानुकरणात् व्यज वरार्धा दनितौ डाच। ये सूत्र कुछ हमें डिटेल में देखना नहीं है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे पट पट ये जो शब्द है उसको डाच प्रत्यय हुआ। तो मूलतः डाच प्रत्यय में आ रहता है क्योंकि ड की चुटू से इत संज्ञा होती है, च हलंत्यम से चला जाता है। और पटत इस शब्द को डाच प्रत्यय लगा के हमने पटापटा ये रूप तैयार किया है। उसको रिपीटिशन भी होता है और एक बार लास्ट में आ ये डाच प्रत्यय लगा के आकारांत रूप तैयार होते हैं। तो इस तरह से हमने गति संज्ञा देख ली कि उरियादि, च्वी और डाच इन तीनों की गति संज्ञा होती है। अभी वो शब्द आगे लगाएंगे और ल्यबंत अव्यय तैयार करेंगे। एक 22 उपसर्ग यानी प्रादि लगा के ल्यबंत अव्यय हमने देख लिया, प्रकृत्य। बिल्कुल उसी तरह से उसकी रूप सिद्धि भी हम उरी कृत्य की तरह ही कर सकते हैं। तो और एक सूत्र है और एक रूप सिद्धि है उरी कृत्य। उरी कृत्य में उरियादि गण के शब्द है, उरी कृत्वा ऐसे उसका अर्थ है। और उरीसु कृत्वासु ऐसे हमारा उरियादि गण के शब्द है। तो उरीसु कृत्वासु, यहाँ पे उरी ये शब्द उरियादि गण में है। कुगति प्रादय से समास हो गया क्योंकि ये गति समास है। कृतद्धित समासाश्चर्य से प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिक योग से लोप हो गया। यहाँ पे सुपो धातु प्रातिपदिक हमें चाहिए, अव्ययादाप सुपह की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उरी ये शब्द गति संज्ञा है तो उसे उपसर्जन संज्ञा देंगे और उपसर्जनम पूर्वम से उसका पूर्व निपात करेंगे। तो अभी हो गया उरी कृत्वा। अब ये उरी ये नए तत्पुरुष समास तो नहीं है और उसके आगे कृत्वा ये तो अंतव्यय है, तो हमें कृत्वा का कृत्य करना पड़ेगा यानी लेबंत करना पड़ेगा त्वांतव्यय का। तो हमने कृत्वा का कृत्य लेबंत त्वांत का लेबंत किया तो उरी कृत्य ऐसे तैयार हुआ। अभी उरी कृत्य लेबंत अव्यय है तो अव्यय के आगे जब सु प्रत्यय हम लगाएंगे तो अव्ययादाप सुपह से उसका लोप हो जाएगा और उरी कृत्य ये सुप्तिगंतम पदम से हमें पद संज्ञा प्राप्त होगी। तो बिल्कुल उसी तरह से हम प्रकृत्य ये लेबंत अव्यय भी कर सकते हैं। शुक्ली कृत्य, अभी यहाँ पे च्वी प्रत्यय हमने लगा है अशुक्लम शुक्लम कृत्वा। जो चीज़ पहले शुक्ल यानी सफ़ेद नहीं थी वो अभी सफ़ेद हो गई, उसको सफ़ेद कर दिया, इस अर्थ में शुक्ली कृत्य ये शब्द है। ये भी लेबंत अव्यय है। शुक्लम कृत्वा सु, शुक्लम कृत्वा है इस वजह से शुक्लम कृत्वा सु। तो यहाँ पे भी कुगति प्रादय से समास होगा। उपसर्जनम पूर्वम से शुक्ल को हम गति संज्ञा होने की वजह से और प्रथमा विभक्ति में है इस वजह से उपसर्जन संज्ञा देंगे और उसका पूर्व निपात करेंगे। अभी उसको च्वी प्रत्यय लगाएंगे अभूत तद्भावे इस सूत्र से और वो रूप सिद्धि करके हम शुक्ली ये शब्द करेंगे। यहाँ पे रूप सिद्धि डिटेल में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो शुक्ली कृत्वा ये रूप तैयार हुआ।
अब ये भी लेबंतव्यय है, ये त्वांतव्यय है और नए तत्पुरुष समास नहीं है, तो हम त्वांतव्यय का लेबंतव्यय करेंगे, तो शुक्ली कृत्य हुआ और उसके आगे प्रथमा विभक्ति एक वचन का सु लग गया। ये अभी अव्यय होने की वजह से अव्ययाद आपसुप से उसका लोप हुआ और शुक्ली कृत्य ये पद तैयार हुआ। पटापटा कृत्य, यहाँ पे डाच प्रत्यय है, पटत कृत्वा यानी पटत ऐसी आवाज़ निकाल के, आवाज़ करके, पटत सु कृत्वा सु। समास हुआ, उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व निपात हुआ, अव्यक्तानुकरणाद इस सूत्र से डाच प्रत्यय हुआ और डाची बहुलम द्वे भवतः इस वार्तिक से उसको हमने 2 बार लिखा और आ प्रत्यय यानी डाच प्रत्यय जोड़ के पटापटा ये शब्द तैयार किया। अभी पटापटा कृत्वा ये हमारी स्थिति है, ये भी एक त्वांतव्य है और उसके आगे कोई नए तत्पुरुष नहीं है, तो इसी वजह से हम कृत्वा का कृत्य करेंगे यानी त्वांत का लेबंत करेंगे समास से अनय पूर्वक त्वोलप से। तो हमें पटापटा कृत्य ये शब्द मिलेगा, ये समास है गति समास। हम उसे सूत्र लगाएंगे, सु प्रत्यय लगाएंगे, अव्ययाद आपसुपः से अव्यय होने की वजह से उसका लोप होगा और सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा प्राप्त होगी। तो इस तरह से हमारा ये गति समास था।